कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इन 2D एंड 3D, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में हम लोग ये वेक्टर का कंपोनेंट का जो स्टडी करेंगे। 2 डायमेंशन का आइडिया लेते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट क्या, वैसे जानते हो, अगर तुम वेक्टर x इक्वल टू जो लिखते हो ए आई प्लस या फिर वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये जो एक्स वाई जेड है इसको कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। इसी को जरा हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। देखना इधर पहले 2D का बात करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया, ठीक है। इधर देखना, यहाँ पे मेरा ऑरिजिन है, हम कहीं पर यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो कि मान लो कि हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट P है, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो कि कुछ मान लेते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। x पॉजिटिव रहेगा 3 और y नेगेटिव ले लेते हैं -2, ठीक है। y लेते हैं -2, कोई दिक्कत। इस पॉइंट पर अगर हमको जाना है तो हम लोग शुरू से सीखते आए हैं कि जाना है इसके पास तो 2 तरीका है। एक तो ऑरिजिन से एंगल पता करते हुए यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है, कि ऑरिजिन से कितना दूर है वो पता चल जाए हमको, यानी कि रेडियस, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता चल जाए तो वहाँ पर चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हमको पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है, पता चल रहा है यहाँ से 9 4 √13 है, अगर √13 का रेडियस ले लें तो इस पॉइंट तक आ सकते हैं। लेकिन उसके और क्या चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल भी तो चाहिए। तो एंगल अपना थीटा अगर हमको पता चल जाए तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जो हम लोग का बेसिक तरीका है, कि अगर ये कोऑर्डिनेट 3 है तो हमें एक्स पर कितना यूनिट जाए, 3 यूनिट, एक्स पर कितना गए 3 यूनिट, ठीक है। और फिर वहाँ से टर्निंग ले ले वाई के पैरेलल, ठीक है, वाई के डायरेक्शन में, फिर वहाँ से हम टर्निंग ले लिए, कितना -2 यूनिट, तो यहाँ पर आ गए ना, ठीक है। तो ये जो x के डायरेक्शन में गए, x पर चलें, और ये जो y पर चलें, बस समझ में रहा। तो x के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। कैसे जाते हैं, क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, I से। तो यहाँ पर कितना यूनिट चले हैं, 3 यूनिट। तो यहाँ से जो अगर O से लेकर के A का बात करें, OA, तो एक मेरा वेक्टर बनेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट, डायरेक्शन क्या है, x के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3i। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, जैसे ही आप अब A से आ गए, A से आपको P पे जाना है, आप किसके पैरेलल चलना स्टार्ट कर दिया, y के। तो y का अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर जे कैप लेते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो -j के। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 2, मैग्नीट्यूड कितना है, 2, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -j, यानी कि 2 × -j कैप। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -2j। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो इसका वेक्टर कितना हो जाएगा, -2j, ठीक है। यानी कि 2 वेक्टर मिल गया, वेक्टर OA मिल गया, वेक्टर AP मिल गया, कोई दिक्कत। हम निकालते हैं वेक्टर OP, वेक्टर OP। तो वेक्टर OP इक्वल टू लिख सकते हैं एडिशन लॉ से, वेक्टर OP इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP, ठीक है। अब वेक्टर OA तुम्हारा कितना है, 3i, और ये कितना है, -2j, यानी कि लिख सकते हैं 3i -2j, ठीक है। वेक्टर OP इक्वल्स टू, बस समझ में आया। यानी कि अगर स्पेस में कहीं पर भी पॉइंट दिया हुआ है, प्लेन में कहीं पर भी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम जो है अलग अलग वेक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। और उन वेक्टर के हेल्प से अगर हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, हमारे पास वेक्टर कौन मिले, OA और AP। OA और AP के हेल्प से हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, OP को, ठीक है। जहाँ पर OA क्या है, एक्स एक्सिस पर,
AP क्या है, y एक्सिस पर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स। इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स। समझ में आ गया। यानी कि अगर मेरा वेक्टर OP है तो यहाँ पर 3i और -2j क्या हो गए, इसके कंपोनेंट हो गए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ले लेते हैं -2, 3, ठीक है, या फिर Q ले लेते हैं, तो वेक्टर OQ मेरा क्या बन जाएगा, -2i + 3j, जहाँ पर इसके कंपोनेंट क्या हो गए, -2i और 3j। जो -2i है मेरा x कंपोनेंट होगा, 2j है जो y कंपोनेंट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। ये तो हो गया 2 डायमेंशन में। हाँ, अब उसी तरह से यहाँ से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, चलो ना यहीं पर लेते हैं, पॉइंट P ले लिए, x, y, तो x, y है, तो वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर OP xi + yj हो जाएगा। वेक्टर OP = इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √x² + y²। कैसे भाई, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा y, और यहाँ से आता क्या हो जाएगा x, ठीक है भानु, x है y है, पाइथागोरस लगाएंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा x² + y²। तो लेंथ पता चल गया ना, तो वेक्टर का लेंथ को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √x² + y², प्लेन का अगर बात किया जाए तो। क्लियर है। अब जरा बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एंड पॉइंट। यहाँ देखो, अब जो है प्लेन में हम दो इंड ले लिए, A x1 y1, B x2 y2। अब बोल रहे हैं कि इस वेक्टर का कंपोनेंट बताओ, ठीक है। 1 मिनट, तो आराम से सबसे पहले इस वेक्टर को पता करो, इस वेक्टर को पता करो। वेक्टर हो गया क्या, वेक्टर AB = क्या लिखेंगे हम लोग, पढ़ चुके हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले पोजीशन वेक्टर के टर्म में तो लिख लो, ठीक है। तो मेरा वेक्टर OA क्या होगा, वेक्टर OA, A का पोजीशन वेक्टर, या फिर ऐसे लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, लिख सकते हैं x1i + y1j। पोजीशन वेक्टर ऑफ B x2i + y2j। बोलो, तो वेक्टर AB = फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B का क्या है भाई, x2i + y2j माइनस x1i + y1j। कोई दिक्कत। अब यहाँ से प्लस माइनस कर लेते हैं, x2i + y2j माइनस x1i माइनस y1j। सोल्व करने पर आ जाएगा x2 - x1i + y2 - y1j। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इसके कंपोनेंट क्या हो गए, x2 - x1 और y2 - y1। ये चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, तो यहीं से अगला लॉजिक निकल करके आता है, जो टर्म में दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे, पहले पढ़ चुके हैं, जब उनका डायरेक्शन इक्वल हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो। अब क्या हम बोल रहे हैं कि दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनके कंपोनेंट्स इक्वल हों। समझ में आ रहा है ना, दो वेक्टर तभी इक्वल माने जाएंगे जब उनके क्या हो, कंपोनेंट। क्योंकि कंपोनेंट अगर इक्वल हो गए, ठीक है, अगर कंपोनेंट इक्वल हो गए तो उनका डायरेक्शन भी इक्वल हो जाएगा और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी। समझ में आ गया। कोई एक अगर चेंज कर गया, कंपोनेंट डिफर कर गया, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डिफर कर जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो पक्का डिफर कर जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड अगर डिफर नहीं करेगा तो डायरेक्शन डिफर कर जाएगा। कैसे, यहाँ देखो, मान लो कि एक वेक्टर लेते हैं
वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। अब वेक्टर बी इक्वल्स टू लेते हैं 4i प्लस 3j। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलग अलग। समझ में आ रहा है? अगर इसको प्लॉट करोगे, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j 3 यूनिट, अब 4j यानी कि 4 यूनिट यहाँ पर, और वो कहाँ पे जाएगा? x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3। तो एक वेक्टर यहाँ पर है और एक वेक्टर यहाँ पर, जबकि मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का? सेम है। तो दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनका कंपोनेंट भी क्या हो? इक्वल हो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? अब जैसे मैं पूछा है कि x और y का क्या वैल्यू होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। x और y का क्या वैल्यू होगा, ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। क्या होगा? दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या हो? इक्वल हो। x कंपोनेंट इसका x है तो इसका क्या है? 2 है, तो x इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 2, और y इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 3। क्लियर है? ठीक। किसी भी पॉइंट को अब तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख दोगे। ठीक है, ये सब हो गया। एक क्वेश्चन लिखो। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स 1, -1, 1, -1, ठीक है, एंड -2, m 1, -1 और -2, m। वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, -1 और वेक्टर बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ -2, m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। हाँ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। 2 इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना आ जाएगा? i -j हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -2i प्लस mj। ठीक है, लिखेंगे सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, इसका मतलब ये हो गया वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया i - j इक्वल्स टू इधर हो जाएगा लैम्डा इंटू -2i प्लस mj। लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, -2 लैम्डा i प्लस लैम्डा mj। और दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं, अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब उनके कंपोनेंट इक्वल हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू -2 लैम्डा और माइनस इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू लैम्डा m हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ से आ गया क्या? लैम्डा का वैल्यू -1/2। तो यहाँ पर रखो, तो -1 इक्वल्स टू -1/2 इंटू m कट गया, यानी कि m का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2। समझ में आया? वेक्टर का कोलिनियर प्रूफ करना तो सीख चुके हो। दो वेक्टर कोलिनियर तभी होते हैं जब वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो? लैम्डा वेक्टर बी हो। ठीक है, तो अब जो है तुमको पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। याद रखना, देखना इधर, प्रूफ दैट, पहले बार आ रहा है प्रूफ दैट पॉइंट्स, प्रूफ दैट पॉइंट्स, पहला पॉइंट से -2, 1 बी है -5, -1 और सी है 1, 3 आर कोलिनियर। इनको कैसे प्रूफ करोगे?
मिड पॉइंट थोड़ा ना, कोई जरूरी थोड़ा ना कि मिड पॉइंट होगा, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि मिड पॉइंट। वो ठीक है, मिड पॉइंट दिया तो क्या ये दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो मिड पॉइंट तो आएगा नहीं। तो इसमें तो ऐसा ही दिया, मिड पॉइंट तो आएगा नहीं। -2 + 1 करेगा, -1/2 दिया है -5। ठीक है, लेंदी हो जाएगा वैसे। यहाँ देखो, यहाँ से सीखो, जब भी 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना रहेगा, इधर देखना, सुनना पहले, जब भी 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है, 3 पॉइंट्स को, 2 तरीके का हम लोग यूज करेंगे। सुनना जरा, पहला तरीका है 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाएंगे। 3 पॉइंट से क्या करेंगे, 2 वेक्टर, एक वेक्टर ए बी बना लेंगे और एक दूसरा वेक्टर बी सी। अब दिखा देंगे कि वेक्टर ए बी इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी सी, यानी कि दोनों वेक्टर क्या हो गए, तब पैरेलल हो गए। अच्छा, 2 वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन तो 2 वेक्टर पैरेलल होने से वेक्टर ना पैरेलल हो गया, कोलिनियर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, पॉइंट को कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन पे आने चाहिए। तुमने इसको बोला है वेक्टर ए बी, इसको बोला है वेक्टर बी सी, बात समझो। तो पॉइंट भी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यानी कि ये वेक्टर कहाँ से शुरू होगा, यहीं से ना, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं कि वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर विथ कॉमन पॉइंट बी, विथ कॉमन पॉइंट बी, सो ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। या फिर वेक्टर ए बी एंड बी सी आर पैरेलल, ए बी एंड बी सी आर पैरेलल एंड बी इज देयर कॉमन पॉइंट। 2 लाइन पैरेलल है, बोले कि 2 लाइन पैरेलल है, लेकिन एक पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन सेम ही है। समझ आ गया। तो एक तो ये तरीका का यूज करेंगे अभी हम लोग, बस समझ आ रहा। दूसरा तरीका क्या होगा, 3 पॉइंट से हम ट्रायंगल बनाएंगे। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, हमेशा बनेगा 3 पॉइंट से ट्रायंगल। और दिखा देंगे कि एरिया 0 है, एरिया क्या है, 0, ठीक है। तो आगे का चीज़ हो गया। डिटर्मिनेंट में ऐसा क्वेश्चन तो बनाए होंगे, डिटर्मिनेंट में कोलिनियर प्रूफ करना था, इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके एरिया क्या करते थे, 0 करते थे। तो एरिया वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी काम करेंगे, लेकिन वो आगे करेंगे। अभी क्या यूज करेंगे, 2 वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, ठीक है। और अभी बनाओ, वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, जल्दी बनाओ, पोजीशन वेक्टर लिखो पहले, वेक्टर ए बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर, लिख करके बनाने का आदत डालो ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना आ जाएगा, -2i + j, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना, -5i - j, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी i + 3j। नाउ वेक्टर ए बी क्या लिखेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब इसको निकाल लो, ए बी निकल गया, उसी तरह से बी सी निकाल लो। देखो दोनों में से कोई एक जो होगा, ठीक है, ए बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी सी आएगा, फिर बी सी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए आएगा। करो, हाँ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और शॉर्ट में करना है तो देखो ऐसे ही, -5 + 2 यानी कि -3i आ जाएगा, -1 - -2j, यहाँ से भी घटा के लिख सकते हो, ठीक है। अब वेक्टर बी सी जो होगा, ठीक है, 1 + 6 ना, 6i, 3 + कितना हो जाएगा, 4j, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ से देखो क्या कॉमन लेने पर आ जाएगा, ये वाला -2, -2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही -2 इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3i - 2j, ये तुम्हारा क्या आ गया, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी इक्वल्स टू -2 × वेक्टर ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी एंड बी सी आर पैरेलल, ए बी एंड बी सी आर पैरेलल एंड पॉइंट बी इज कॉमन, पॉइंट बी इज कॉमन। इसका मतलब ये हो गया ए बी सी आर कोलिनियर। पहला बार क्वेश्चन आया पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए।
इससे पहले हमेशा क्या आ रहा था, वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस जो समझाए थे? ठीक, ये चीज हो गया। इधर देखना, इधर है, यहाँ देखो, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, क्योंकि 2 डायमेंशन पे सब बता देंगे ना, तो 3 डायमेंशन वाला सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, सब वैसा ही रहेगा, सब बनेगा। यहाँ देखना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टिप ऑफ द पोजीशन वेक्टर। टिप ऑफ द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की क्या खासियत है, वो शुरू कहाँ से होता है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहाँ शुरू होता है? अरे ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर शुरू कहाँ से होता है? ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन किए थे हैं? कि स्पेस में कोई भी पॉइंट लेकर के फिक्स पॉइंट से उसका बात करते हैं, किसी भी पॉइंट का, ठीक है ना? ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टिप ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट, विच इज इक्विवेलेंट, which is equivalent to vector AB, to vector AB, where the coordinates, where the coordinates of A and B are 3, 1 and 5, 0। क्वेश्चन समझ में आया? ए और बी से जो वेक्टर ए बी बनेगा, ठीक है, ए और बी से जो वेक्टर ए बी बनेगा, तो उसके इक्विवेलेंट एक पोजीशन वेक्टर भी मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब, यानी कि मान लो कि वेक्टर ए बी जहाँ कहीं भी बने, ठीक है, यहाँ पर तो 3, 1, 5, 0 दिया है, तो x = 3, y = 1 यहाँ पर ले लिए पॉइंट, अब 5, 0 बोले तो यहाँ पर, तो ये तो वेक्टर यहाँ पर बन रहा है ना, कोई दिक्कत? लेकिन इसके इक्विवेलेंट एक वेक्टर हम बना सकते हैं पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। अब जहाँ कहीं बने, या तो ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, अब कैसे बनेगा जो भी हो, ठीक है, बनेगा तो इधर ही 3, 1 x = 3, y = 1, 5, 0 x = 5, y = 0, ठीक है। ये एक वेक्टर है। अब हो रहा है कि इसी के इक्विवेलेंट जो है वेक्टर बताइए, एक किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए भी बनाओ, 5 में 3 गया कितना, 2, और 0 में से हो गया 1 गया -1, ठीक है। तो 2, -1 को, अब पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में अब इसको पता कर लो, यहाँ पर 0 है, x = 2, y = -1, आया ना, ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर किसी को मन हुआ इसमें से घटाने का, यहाँ देखो 3 - 5 कितना, -2, -2, 1 भी हो सकता है, ठीक है। लाइन सेम ही रहेगा, एक का बात करेगा इधर पैरेलल तो इसी के रहेगा, ये भी लाइन इसी के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। बस सुना रहा है ना, कोई दिक्कत? तो इसका जो टिप का बात किया है, तो टिप कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, -2, 1 या फिर 2, -1। अच्छा, लेकिन इधर से किधर से जा रहे हैं, वेक्टर ए बी का बात किया है, तो बी में से को घटाएंगे, तो बी में से को घटाएंगे तो 5 - 3, यानी कि यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब वेक्टर बी ए बोला रहता तो यहाँ पर आ जाते, समझ में आया? बस यही पूछ रहा था, क्लियर है? ये वाला बनाओ तुम लोग।
if vector A is position vector, if vector A is a position vector, if vector A is a position vector whose tip is whose tip is 1 comma minus 3, whose tip is 1 comma minus 3, full stop. Find the coordinate of the point, find the coordinate of the point B, find the coordinate of the point B such that vector AB equals to A, such that vector AB equals to vector A, such that vector AB equals to vector A, full stop. If A has coordinate, if A has coordinate, if A has coordinate minus 1 comma 5, if A has coordinate minus 1 comma 5. चलो इधर देखना क्या है क्वेश्चन में। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया पोजीशन वेक्टर टिप का, उसका 1 कॉमा माइनस 3, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या था जरा बोलना। इफ वेक्टर ए इज पोजीशन वेक्टर हुज टिप 1 कॉमा माइनस 3, यानी कि ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, किसी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका टिप कितना है 1 कॉमा माइनस 3 है। ये वेक्टर ए हो कितना जाएगा I माइनस 3j, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है माइनस 1 कॉमा 5, बी तुमको फाइंड करना है तो मान लो कि x कॉमा वाई, ठीक है। और एक वेक्टर ए बी बोला है, एंड वेक्टर ए बी इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बी बनेगा क्या तुम्हारा x प्लस 1i y माइनस 5j, क्या। अब ये जो है तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा i माइनस 3j के, यानी कि x प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, या फिर y माइनस 5 बराबर कितना माइनस 3, तो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 0 कॉमा 2 हो जाएगा बी। समझ में आया? लिखो, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स which is parallel to the vector, which is parallel to the vector, which is magnitude 5, which is parallel to the vector 2i minus j, which is parallel to the vector 2i minus j। इसको हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलते तो क्या करता हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तुमको क्या बोला है कि एक वेक्टर दे दिए हैं 2i माइनस जे, बोल रहे हैं कि इसी के डायरेक्शन में 5 यूनिट के वेक्टर पता करो, ठीक है। तो वेक्टर कहीं पर भी रहा हो, अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये पता कर लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि √5, तभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है √5। तो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 2i माइनस जे बाई √5, ये क्या हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड कितना बोले हैं 5 ना, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस जे इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा √5 इंटू 2i माइनस जे मल्टीप्लाई कर दो, 2√5i माइनस √5j हो गया। पहले यूनिट वेक्टर निकाल लिया करेंगे, ठीक है, उस डायरेक्शन का, फिर उसके बाद जितना का मैग्नीट्यूड पूछेगा उससे उसको निकाल लेंगे।
बोल देता कि अपोजिट डायरेक्शन में उसके माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आया? तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन ये अच्छा है। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन में जितने भी यूनिट वेक्टर हैं उन सबको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए एक फॉर्मूला से। यूनिट वेक्टर तो बहुत सारे बनेंगे, सबको एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर देना है। लिख पाओगे? हाँ, क्या बोल देता है? मैं इधर देखना, अगर ये ऑरिजिन है, यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 1 होगा। तो 1 यूनिट पर तुम्हारे पास क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। ये जितना भी वेक्टर होगा ये सबका जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, अपने मन से थीटा ले लेते हैं। थीटा तो दिक्कत, मान लेते हैं कि पॉइंट मेरा x, y है। ठीक है, अब यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो cos थीटा से जो तुम्हारा x है, मान लो कि रेडियस r है, 1 है। रेडियस r है, कितना है यहाँ पर? 1 ही है ना। रेडियस कितना है? 1। तो cos थीटा इक्वल टू x/1। cos थीटा इक्वल टू x/1, यानी कि x इक्वल्स टू कितना? cos थीटा। और उसी तरह से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये sin थीटा। ठीक है, यानी कि अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, देखो इधर कोई भी वेक्टर होगा पहले तो इसमें तो xi प्लस yj के फॉर्म में होगा। यूनिट वेक्टर अगर निकालना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हो। एक और ये भी तरीका है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। क्या दस? एक तो ये तरीका होगा अलजेब्रा के फॉर्म में। उसके फॉर्म में क्या हो जाएगा? वेक्टर ओपी इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू कितना आ गया है? cos थीटा। ठीक है, हम यूनिट वेक्टर लेकर के चले हैं, बस समझो। यहाँ पे ये अलग चीज हो गया। ठीक है, अब हम यूनिट वेक्टर लेकर के चल रहे हैं, तो वेक्टर ओपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। आप जो है थीटा बदलते रहिए, अपने मन से थीटा का वैल्यू रखते रहो, हर एक थीटा के लिए एक तुमको यूनिट वेक्टर मिलते जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आ गया? अब चलते हैं 3D में। क्वेश्चन तो सब यही ऐसे ही आएंगे। ठीक है, बस थोड़ा 3D का कंसेप्ट दे देते हैं, थोड़ा 3D का कंसेप्ट दे देते हैं। देखना इधर, थ्री डी में क्या है कि 3 कंपोनेंट आ जाएगा। एक्स वाई के अलावा कौन आ जाएगा? जेड। एक्स वाई के अलावा हमारे पास कौन रहेगा? जेड। यहां देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड को इधर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, जेड एक्सिस, ये सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं तो बेटर रहेगा कि हम इसी को x माने, इसको x और इसको ले लेते हैं y, और ये हो जाएगा तुम्हारा z। क्या बोलते हो? ठीक है, x y z है। तो 3D में 90 डिग्री ऐसे नहीं दिखेगा। अब 90 डिग्री बनाने जाएगा तो इसके पैरेलल हो जाएगा, लगेगा कहाँ से? ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड को हम सीधा रखे हैं, समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इधर देखना, इसमें क्या है
इसमें अगर किसी भी पॉइंट को तुम लोगे, किसी भी पॉइंट P को, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे x, y और z। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट को पता करना है इसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, सिंपली ऐसे समझो, जैसे में कि अगर हमारे पास, इसको ऐसे लेकर चलते हैं, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, क्या है, z एक्सिस। अगर कोई पॉइंट स्पेस में है तो उसके पास जाने के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले हम x पर जाएंगे, फिर y के डायरेक्शन में जाएंगे, तो उस पॉइंट के ठीक क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, z के डायरेक्शन में उठना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम इस रूम को लें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस, y एक्सिस और कोई पॉइंट वहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x पर चलते हुए इधर आ गए, फिर y के डायरेक्शन में चलते हुए वहाँ चले जाएंगे, और फिर z के डायरेक्शन में जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे। बात समझ में आ गया। इसमें क्या हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का कंसेप्ट। अब जरा इसका जो है मैग्नीट्यूड पर ज़्यादा चर्चा करते हैं। जरा इधर देखो, इसके जो कंपोनेंट बनेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या है, प्लेन का भी कंपोनेंट हो जाता है। यहाँ देखना, अगर कोई मेरा वेक्टर OP है, ठीक है, xi प्लस yj प्लस z के, ठीक है, तो अगर हम x कंपोनेंट का बात करेंगे, कंपोनेंट्स अलोंग, इसको ऐसे लिखते हैं, कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस, क्या हो जाएगा, xi या फिर x लिख सकते हो। कंपोनेंट्स अलोंग y एक्सिस, y, कंपोनेंट्स अलोंग z एक्सिस, z, ये सब तो हो जाएगा। लेकिन इसके प्लेन में भी कंपोनेंट निकलते हैं कि xy प्लेन में कंपोनेंट कितना है, तो कितना हो जाएगा, xi प्लस yj। जैसे में कि अगर तुम जा रहा है, कोई पॉइंट यहाँ पर है हवा में, ठीक है, यहाँ पर है, तो सबसे पहले तुम x पर गए होगे, फिर कहाँ गए होगे, फिर y के डायरेक्शन में गए होगे, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर उठे होगे ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जो है एक दोनों कंपोनेंट तो आ गया ना, x और y, कोई दिक्कत। ये जो xi और प्लस yj है, इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट इन xy प्लेन। ठीक है, कंपोनेंट इन xy प्लेन क्या हो जाएगा, xi प्लस yj। yz प्लेन का बात करेंगे तो yz, y लिख दो, yj प्लस z के, कोई दिक्कत। और zx प्लेन का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, i प्लस, सॉरी, xi प्लस z के। सुन आ गया, कोई दिक्कत। अब जरा एक चीज़ देखना, मैग्नीट्यूड पर जरा हम बात करना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड इस फिगर से ज़्यादा बेटर तरीका से समझ में आएगा। यहाँ देखो, ठीक है, इधर देखो, सपोज करते हैं हम इसको लेते हैं ऑरिजिन, ठीक है, इसको क्या लेते हैं, ऑरिजिन। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस है, ठीक है, x y z। इसको इधर से अगर देखने की कोशिश करोगे तो नज़र आएगा, यहाँ से रख करके देखने की कोशिश करोगे ऐसे तरह करके, क्या होगा, x, ये क्या होगा, y, और ये हो गया तुम्हारा z। सपोज करते हैं कि ये मेरा कोई पॉइंट था, यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है, वहाँ पर नहीं लेते हैं, यहाँ पर, वो तो फिर प्लेन में चला जाएगा ना। यहाँ पर पॉइंट लिए, ठीक है। अब हम वेक्टर OP फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर है और यहाँ पर निकालना है, ठीक है। इसको सबसे अच्छा तरीका से इस रूम में समझ सकते हो। x एक्सिस है,
वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। सपोज करो कि उस कॉर्नर को हम ले लिए अपना पॉइंट पी, उस कॉर्नर को ले लिए पॉइंट पी। हम चाहते हैं कि वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड पता करें, वेक्टर ओपी का। तो ध्यान से ज़रा देखो, वहाँ से अगर हम इसको हम ज्वाइन कर दें, उस कॉर्नर को ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, और नीचे के डायगोनल को ज्वाइन कर दें, नीचे का डायगोनल वहाँ पर वो खड़ा जो जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया, और ये जो तुम्हारा वेक्टर ओपी है क्या एक राइट ट्रायंगल बनाएगा हवा में? इमेजिन कर पा रहे हो? कोई दिक्कत? अदर्स उधर देख, पहले एक बार देखो तो सही। अगर तुम उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है, और नीचे का ये बेस डायगोनल ज्वाइन कर दिया, ठीक है, डायगोनल डायगोनल, ठीक है, जेड एक्सिस, डायगोनल और तुम्हारा वेक्टर ओपी, ये तीनों मिलकर के क्या बना दिए? राइट ट्रायंगल बन गया। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखना, इस राइट ट्रायंगल में हमको तो वेक्टर ओबी ही निकालना है ना। इस राइट ट्रायंगल में क्या निकालना है? वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है। वो तो पता है कि लेंथ मेरा जेड है, ठीक है, वो लेंथ मेरा क्या है? जेड है। लेकिन बेस का जो डायगोनल है वो हमको नहीं पता है। तो बेस का डायगोनल कितना होगा? अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो नीचे का डायगोनल कितना हो जाएगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी तो राइट ट्रायंगल बन रहा है एक, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो क्या है? जेड है। अब इसको जब निकालेगा वेक्टर ओपी, क्या हो जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर। समझ में आया? वही चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, देखना। अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, जो हम डायगोनल फर्स्ट का ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं वो तुम्हारा ये हो जाएगा। देखो ये ऐसे ऐसे, ये क्या बनेगा? एक राइट ट्रायंगल बनेगा खड़ा हवा में। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा वेक्टर ओपी है, ये पॉइंट पी है, और ये तुम्हारा हो जाएगा जेड। समझ में आ रहा है? क्योंकि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम लिए हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्लियर है? अच्छा, लेकिन तुमको ये वाला पता करना है, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, तो ये भी कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। क्या यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल बनेगा? ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट। अब फिर से देखो, जो खड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस लगा दो, ठीक है, लिख सकते हो इन ट्रायंगल ओ, यहाँ पे बी ले दो, इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। और ओ बी क्या है तुम्हारा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और बी पी स्क्वायर क्या है तुम्हारा? जेड स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो ओ पी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत? जब ये मिल गया तो उसी तरह से अब हमको हवा में कहीं पर भी दो इंड दे दे किसी वेक्टर का, ये चीज समझ में आ गया ना। उसी तरह से अब हमारे पास एक इंड है x1 y1 z1, दूसरा इंड है x2 y2 z2। तो वेक्टर ए बी जो मेरा बनेगा x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे, z2 माइनस z1 के। इसमें तो दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका पोजीशन वेक्टर x2i प्लस y2 जे प्लस z2 के, इसका पोजीशन वेक्टर x1i प्लस y1 जे प्लस z1 के। कोई दिक्कत? अब मैग्नीट्यूड निकालने का भी सीख लिया हम लोग किसी भी वेक्टर का, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता है कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये जो वेक्टर जो बनेगा ये
किसी ना किसी पोजीशन वेक्टर के तो इक्विवेलेंट होगा ही, जो कि हम लोग 2D में कर रहे थे। एक वेक्टर दे रहा था, उसी के पैरेलल क्या करते थे, एक वेक्टर यहाँ से ड्रा कर ले रहे थे। कोई दिक्कत? यानी कि हर एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूला से, तो उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से बाकी वही सब क्वेश्चन आएगा कि इसके डायरेक्शन में निकालो, उसके डायरेक्शन में निकालो, तो उसको काम तो कर लोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सब हो जाएगा। अब जरा जो बताने जा रहे हैं जरा उसको जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सब। हाँ, देखना जरा, ये सब हो गया। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जरा उसको जरा सीखिएगा। इसको इरेज करें। इसको ऐसे समझते हैं, देखना जरा। इधर देखो, जब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन में, कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मेरा काम बन जाता है। मतलब कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, हो गया, इसका डायरेक्शन पता चल गया। तो 2D में क्या होता है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि इसके साथ 30 बना रहा है तो वाई के साथ कितना बनाएगा, 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री। कोई दिक्कत? लेकिन 3D में ऐसा नहीं है। 3D में ऐसा नहीं है कि हम एक को बता दें या फिर 2 को बता दें तो तीसरा भी पता चल जाएगा। ठीक है, तीसरा भी पता चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। जरा इसको देखना, जरा कैसे देखना जरा। सपोज करते हैं कि ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे हम ड्रा कर लिया अपना एक्स एक्सिस। लो, इसको हम अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं जेड एक्सिस, या फिर इसी को एक्स मानो, इसी को वाई मानो, इसी को जेड मानो। अगर कोई वेक्टर है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, देख पा रहे हो, अगर कोई वेक्टर है यहाँ पर, ये हवा में क्या करेगा, एंगल बनाएगा ऐसे, सरफेस पर नहीं बनाएगा, ठीक है, हवा में बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि 2 वेक्टर है, तो 2 वेक्टर से अगर ऐसे 2 वेक्टर हैं तो क्या कोई यहाँ पर एक प्लेन बन सकता है? प्लेन बन जाएगा ना। 2 वेक्टर से हमेशा क्या होगा, एक प्लेन जाएगा ही। जैसे में एक लाइन से कितने प्लेन जाएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, प्लेन जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 वेक्टर दे देंगे, यानी कि उस प्लेन को इससे भी जाना पड़ेगा और इससे भी। प्लेन का मतलब सरफेस, समझ में आ रहा है ना, एक ही सरफेस जाएगा और वहीं सरफेस पर क्या होगा, एंगल बन जाएगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? यानी कि अगर हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पर एक वेक्टर लेते हैं, या फिर इसी को छोटे लोग कैसे लेते हैं और यहाँ पर वेक्टर लेते हैं, तो यहाँ पे ये एंगल बनाएगा, एक एंगल इसके साथ ऐसे बनाएगा, बस समझ रहे ना, और तीसरा एंगल इसके साथ। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एंगल आपको क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। एंगल क्या बताते हैं, डायरेक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, एंगल आ गया है, तब देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर रोल प्ले करने वाला। ठीक है, साइन आएगा कि कॉस आएगा कि टेन आएगा, अब जरा उसको हम लोग जरा चर्चा करते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखना जरा, ये जो फिगर है यहीं से जरा समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एक हम वेक्टर ड्रा किए हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इसके साथ यहाँ पर ये एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस है तो इसके साथ एंगल बना रहा होगा, और ये जेड एक्सिस है तो यहाँ पर ये इसके साथ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये सब जो है हवा में काम हो रहा है, प्लेन पर नहीं। प्लेन पर नजर आ रहा है कि प्लेन पर नहीं है ये, और समझ आ रहा है ना, क्योंकि अभी भी जो फिगर हम लोग बनाए थे इधर, अगर हम ऐसे ले रहे हैं, ये एंगल कहाँ बन रहा है, ऐसे बन रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा, जरा देखना इसका खासियत क्या है, जरा देखना इधर। अगर इस ट्रिप को हम देते हैं पॉइंट XYZ, इसको क्या बोल रहा है,
पॉइंट एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस मेरा बाहर की ओर है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा क्या है, वाई है। जरा देखना, अगर हम यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, यहां से हम क्या किए, इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो क्या फील कर पा रहे हो कि ये जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई होगा और जेड मेरा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इस पॉइंट पी से, ठीक है, यानी कि जो उसको हाइट दिए हैं, हम हाइट उस पॉइंट से क्या कर लिए, छीन लिए, तो पॉइंट क्या होगा, धड़ाम से एक्स वाई प्लेन पर गिर जाएगा, तो उसमें क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अच्छा, और इसी पॉइंट से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये क्या होगा तुम्हारा, एक्स होगा, ठीक है। अब जरा देखना, हम कहना ये चाहते हैं कि जो आपको इतना करना पड़ा ना, आप सीधे क्या करते, यहां से अगर परपेंडिकुलर डालिएगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो यहां पर आके गिरेगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, एक्स बनेगा, ये क्या बनेगा, एक्स बनेगा। बस सुन रहा है? अगर ये हवा में जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ देखना, अगर ये हवा में जो ट्रायंगल ऐसे है, हम क्या किए, एक लाइन यहाँ पर लिया और सीधे जाकर के इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो यहाँ पर ये हवा में कैसा ट्रायंगल बन गया, एक राइट ट्रायंगल, जहाँ पर ये वाला एंगल कितना है, अल्फा, ये एंगल कितना है, अल्फा, और ये कितना है, एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ओपी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर ओपी। तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड? बोलो बाबू। अच्छा, उसी तरह से अगर हम यहाँ से y पर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो क्या देख रहे हो, हवा में एक क्या बन जाएगा तुम्हारा, राइट ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जब हवा में राइट ट्रायंगल बनेगा, तो ये जो एंगल है हम इसको बीटा माने हैं, कितना माने हैं, बीटा। तो क्या हम बोल सकते हैं कॉस बीटा इक्वल्स टू, और ये लेंथ कितना होगा, y होगा, कॉस बीटा इक्वल्स टू y बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। शिवम बाबू समझ में आ रहा है ये? उसी तरह से अगर हम यहाँ पे जेड एक्सिस ले लें, ऐसे जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस यानी कि मेरे हाथ में और ये वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। अच्छा, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने हाथ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या एक राइट ट्रायंगल बन गया? कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये जो परपेंडिकुलर डालोगे तो लेंथ कितना होगा, जेड बताएगा, ये क्या होगा, जेड, और यहाँ का एंगल कितना बन रहा है, गामा, तो कॉस गामा इक्वल्स टू जेड अपॉन वेक्टर ओपी। इसको घर पे जाकर के एक बार सोचने का और कोशिश करना। कोई दिक्कत? एंगल हमको मिला था अल्फा बीटा गामा। अगर कोई वेक्टर ओपी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, वाई के साथ, ठीक है, बीटा एंगल बनाए, और जेड के साथ गामा एंगल बनाए, तो जो उनका कॉस वैल्यू है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यानी कि डिफिनीशन आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इफ एनी वेक्टर ओपी makes angle alpha beta gamma with x axis, y axis and z axis in positive direction, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosine of vector OP, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इस पर काम करते हैं। और कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, हाँ, मोर ओवर
कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन वेक्टर ओपी, कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन वेक्टर ओपी, कॉस गामा इक्वल्स टू जेड अपॉन वेक्टर ओपी। कोई दिक्कत? अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, सॉरी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है ना। अच्छा, एक मिनट और, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक है, एंड डिनोटेड बाई, ऊपर लिखते हैं एंड डिनोटेड बाई नहीं एल एम एंड एन, किससे डिनोट करते हैं? एल एम एन से, जहां पर एल इक्वल टू क्या है मेरा? कॉस अल्फा, एम इक्वल टू क्या है मेरा? कॉस बीटा, एन इक्वल टू क्या है मेरा? कॉस गामा। क्लियर है? ठीक है, एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर एल का वैल्यू कॉस अल्फा है, एम का वैल्यू कॉस बीटा और एन का वैल्यू कॉस गामा। और कॉस अल्फा का वैल्यू एक्स अपॉन वेक्टर ओपी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, कॉस बीटा का वैल्यू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी और कॉस गामा का वैल्यू जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। क्लियर यहाँ तक ना? हमको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, क्या करते हैं, इन सबको जो स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, याद रखना, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी का स्क्वायर। ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसको जब स्क्वायर करेंगे हो जाएगा, कट के कितना आ गया? 1। और यानी कि ऐसे भी लिखा जाता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तब इसको क्वेश्चन देगा कि एक कोई वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताइए जेड के साथ कितना का एंगल बनाएगा? तो मान लेंगे जेड के साथ मेरा गामा एंगल है। ठीक है, 2 का वैल्यू आपको दे दिए हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। 2 एंगल आपको दे देंगे, 30 दे दिए, 60 दे दिए, तीसरा एंगल नहीं निकल जाएगा? समझ में आ गया? इस तरह का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि एक ऐसा वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं इसके साथ भी थीटा है, इसके साथ भी थीटा है, इसके साथ भी थीटा है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे? cos इनवर्स 1/√3। इतना तो आइडिया होगा ना। cos थीटा इक्वल टू अगर 1/√3 है, इसको लिखते हैं थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखना, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी वेक्टर दिया है तो तुम उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, एक्स अपॉन वेक्टर ओपी, वाई अपॉन वेक्टर ओपी, जेड अपॉन वेक्टर ओपी कर लेंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा? LMN मिल गया, डायरेक्शन कोसाइन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब जरा देखना, सवाल उल्टा भी तो दे सकते हैं ना, कि अगर कोई एक वेक्टर है उसका जो है डायरेक्शन कोसाइन LMN है। ठीक है, सवाल उल्टा भी दे सकते हैं, अगर कोई वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है? LMN है, तो वेक्टर बताइए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो उस केस में क्या करोगे? एक आध क्वेश्चन लिया जाए। और साथ में हमको लग रहा है मैग्नीट्यूड का भी वैल्यू देना पड़ेगा अलग से। डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे, एंगल तो निकाल लोगे। कोई अगर वेक्टर दे दिया तो बताइए, पूछेगा
कि एक्सिस के साथ कितना डिग्री पर इंक्लाइंड है वो, ठीक है। तो मान लेंगे एक के साथ अल्फा, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, वहाँ से अल्फा का वैल्यू ये सब निकल जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है। चलो ये सब भी बन जाएगा। अच्छा, इधर यानी कि एक चीज़ यहाँ से पता चला कि अगर कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा जरा अब मेरी बात को सुनना जरा। अब दिक्कत क्या है कि अब क्वेश्चन में आपको हर जगह डायरेक्शन कोसाइन नहीं लिखेगा, क्वेश्चन में हर जगह क्या करेगा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के साथ लफड़ा ये है, उसमें रूट रूट बहुत आता है, ठीक है, उसमें क्या है, रूट रूट का चक्कर है, क्योंकि हमेशा जो है वो अंडर रूट निकल जाए कोई जरूरी नहीं ना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला कि डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो ले लिए, और क्वेश्चन में रेशियो लेना देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मान लो कि हम वेक्टर लेते हैं 2y माइनस 3j प्लस 4k, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है कितना होगा, ये 25 हो गया, 25 4 29, अंडर रूट 29। तो अगर L का बात करेंगे तो मेरा क्या होगा, 2 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है, x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ उसका हो गया। M का वैल्यू कितना होगा, N का वैल्यू कितना होगा, एग्री कर रहे हो। अब क्वेश्चन में ये चीज देना बहुत मुश्किल काम है, बार बार मतलब रूट लिखना। लोगों ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम इसको ना देकर के हम क्या देंगे, इसका रेशियो देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 4 होगा। तो जब डायरेक्शन कोसाइन का जब रेशियो निकाला गया, ठीक है, तो एक्चुअली में किसका रेशियो है, ये एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड है, एग्री कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ कटने वाला नंबर आता तो ये नंबर क्या हो जाता, कट जाता। तो इसका मतलब ये नहीं लेना है कि अगर हाँ कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो दिया है, इसको क्या फिर बोला गया, रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ देखो, यहाँ से नया टर्म आ रहा है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, नहीं, रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो एंड डिनोटेड बाई ए बी एंड सी। डायरेक्शन रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी से। यानी कि जब तुम एक्स वाई जेड का रेशियो निकालोगे तो जो कुछ भी कट के छट के आएंगे उसको मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जब भी आपको देगा ना, तो डायरेक्शन कोसाइन न देकर के क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा, डायरेक्शन कोसाइन न देकर के क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनना। अब हम क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन रेशियो जो है ए बी सी है, ठीक है। हाँ सुनना जरा इसको। सपोज वेक्टर आर हैज डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, ठीक है। तो वेक्टर आर कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि अगर ये ए बी सी है तो एक्स वाई जेड का ही रेशियो होगा। देन लिखेंगे ऐसे, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो
तो इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू ए के होगा, y इक्वल टू बी के होगा, z इक्वल टू सी के होगा। बोलो, बात समझ आ रहा है? क्योंकि अगर हम रेशियो निकाले थे तो पक्का कुछ ना कुछ कटने लायक हो गया तो कट गया होगा, ठीक है, इसीलिए हम k से मल्टीप्लाई करके अपना एक्स वाई जेड बना लिए। कोई दिक्कत? तो यहां से तो वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर r इक्वल्स टू ए के आई कैप प्लस बी के जे कैप सी के कैप। अच्छा के यूज कर लिया है, के आ जाएगा यहाँ पर, कोई दूसरा नंबर ले लो, नहीं तो क्या ले लिया जाए कांस्टेंट के लिए, लैम्डा ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 3D में यही दिक्कत है, सारा जो लेटर है सब यूज हो जाता है। लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब लैम्डा का वैल्यू निकालना है, लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ देखो। अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ठीक है, इधर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में और भी देगा, इतना ही से नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर क्या होता है, ऐसे स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लैम्डा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमको मैग्नीट्यूड भी दे दे, बोल दे कि डायरेक्शन रेशियो इतना है और मैग्नीट्यूड इतना है, तो पूरा का पूरा वेक्टर पता चल गया कि नहीं। लैम्डा अपना निकाल लेंगे इससे, समझ आ गया, ठीक है। लास्ट 2-3 लाइन बोल रहे हैं, उसको बस सुनना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो यानी कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ दोनों क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। तो अगर एंगल सेम हो गया तो उनका डायरेक्शन रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अगर पैरेलल वेक्टर है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है भाई, एक्स वाई जेड का ही रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर हम बोले एक वेक्टर है, ए काइंड है x1 y1 और z1, बी काइंड है x2 y2 और z2, तो वेक्टर ए बी क्या बनेगा, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे, z2 माइनस z1 के। कोई दिक्कत? तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, इस टू y2 माइनस y1 इस टू z2 माइनस z1। यानी कि किसी भी वेक्टर को देखने के साथ तुम डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इस पर जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। एक्सरसाइज देख लो, इसमें 6, 7 छोड़ करके 4, 5, 8 है, ठीक है।